धन्यवाद पीठासीन सभापती महोदय. अमृतातेही पैजा जिंके. ओके. अमृतातेही बैठे सर. शर्मा जी बैठे शर्मा जी प्लीज. अमृतातेही पैजा जिंके अशा मायबोली मराठी भाषेमध्ये मी बोलणार आहे. आणि श्री प्रभू चक्रधार स्वामी यांनी या मराठीचा पाया रचला. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेवानी, बहिणाबाईंनी ज्या भाषेला समृद्ध केलं, अनेक साहित्यकारांनी आभूषण चढवले, अशा मराठी भाषेला अभिजित भाषेचा दर्जा प्राप्त व्हावा ही सुद्धा भावना ठेवून मी बोलतो आहे. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगेजी चांगली मराठी बोलतात. पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहराव जे आमचे खासदार होते ते सुद्धा शुद्ध मराठी बोलायचे. आणि विकसित भारताचे उद्गाते प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी अनेक वेळा मराठीमध्ये उत्स्फूर्तपणे बोलतात, त्याचा आनंद घेतात. गेल्या काही दिवसाच्या अगोदर महाराष्ट्र सदनामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी भाषण संपल्यानंतर म्हटलं की आता भूक लागली, चला जेवायला जाऊया. आणि सर्व मराठी खासदारांना या बोलण्याने न जेवताच तृप्त केलं. सभापती महोदय, मी 2024-2025च्या अर्थमंत्री निर्मलाजी सीतारामन यांनी मांडलेल्या शेतकऱ्याच्या, गरिबाच्या, महिलाच्या, युवकांच्या, सैनिकांच्या आणि मध्यमवर्गीयाच्या अर्थसंकल्पाचं स्वागत करतो आहे आणि अभिनंदन करतो आहे. त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या 3ऱ्या कार्यकाळामधला मांडलेला हा पहिला अर्थसंकल्प आहे आणि तसा 7वा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प वाचला पाहिजे, नंतर बोलायला हरकत नाही. परंतु फॉल्स नॅरेटिव्ह पसरवणारे ज्याप्रमाणे चावडीवर काक कल्लोळ होतो त्याप्रमाणे बोलायला सुरुवात होतात आणि गावाला संभ्रमित करतात, गावाला दिशा देत नाही. आणि महाराष्ट्रामध्ये तर असे संभ्रम पसरवणारे अनेक आहेत. परंतु महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची तातडीनं दखल घेतली आणि संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. आमची भगिनी डॉक्टर मेधा कुलकर्णी यांनी तर संपूर्णतः सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये काय दिलेलं आहे. परंतु 2 गोष्टी प्रामुख्याने मी सांगणार आहे की ज्या महाराष्ट्राच्या युवकांच्या, देशाच्या युवकाच्या रोजगारासाठी निर्माण झाल्या. सभापती महोदय, गडचिरोली असा जिल्हा आहे की ज्याचं पर कॅपिटा इन्कम महाराष्ट्रामध्ये सर्वात कमी आहे, नॅशनल ॲव्हरेजपेक्षा कमी आहे. हा आदिवासी जिल्हा आहे, हा ॲस्पिरेशनल जिल्हा आहे. आणि 1984मध्ये तिथल्या माओवाद्यांनी गडचिरोलीच्या अधिवेशनात सांगितलं होतं कि भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र हमें मंजूर नहीं, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार हमें मंजूर नहीं, हम सरकार स्थापित करेंगे. आणि तेव्हापासून नक्षलवाद वाढत गेला आणि नक्षलवादामध्ये अनेक गावकरी, अनेक सरपंच, अनेक पोलीस फोर्स शहीद झाली. परंतु त्या गडचिरोलीमध्ये, सुरजागडमध्ये आज ज्या स्टील प्लांटचं भूमिपूजन सुरजागडमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झालं, त्या ज्या गडचिरोलीमध्ये माओवाद्यांचा, नक्षलवाद्यांचा हैदोस होता, त्या गडचिरोलीमधल्या आदिवासी बेरोजगारांना काम देण्याकरता या स्टील उत्पादनाचं परियोजना सुरू करण्यात येणार आहे आणि त्याचं बांधकाम सुरू झालं. 7,000 आदिवासी युवकांना रोजगार मिळणार आहे. आणि म्हणून हे म्हणू शकतो मी कि मोदी जी सोचते हैं तो सिर्फ विकसित भारत के लिए. सभापती महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रासाठी 72,220 कोटीचं वाढवण खोल बंदर याला हिरवा कंदील दाखवला. मंत्रिमंडळाने डहाणू जवळचं वाढवण बंदर आहे त्या बंदराच्या विकासाला मंजुरी दिली. हे बंदर JNPT आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या माध्यमातून बांधल्या जाणार आहे आणि 2029 पर्यंत पहिला टप्पा होईल, 2037 पर्यंत दुसरा टप्पा होईल. आणि हे बंदर सिंगापूर आणि कोलंबो यानंतर महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं बंदर आहे. कारण आज जागतिक स्तरावर मोठे कंटेनर व्यापारासाठी वापरल्या जातात. आज भारतामध्ये असे कंटेनर पार्क करण्यासाठी कोणतीही योजना नाही. 2001 नंतर कामराज बंदरानंतर 2 दशकात विकसित झालेलं सरकारी मालकीचं
हे पहिलं बंदर राहणार आहे. आणि किती लोकांना रोजगार मिळणार आहे? यामध्ये 12 लाख लोकांना रोजगार प्राप्त होणार आहे आणि त्यापैकी 90% रोजगार हा स्थानिकांसाठी राखून ठेवला आहे. पण दुर्दैव आहे की महाराष्ट्रामध्ये उबाठा ज्याचं नाव आहे असं सातत्यानं विरोध करतं. मेट्रो असो, मेट्रो 3 असो, त्याला उबाठाचा विरोध. कोस्टल रोड असो, त्याला उबाठाचा विरोध. जैतापूरचा अणुप्रकल्प असो, त्याला उबाठाचा विरोध. आणि या बंदरास जलयुक्त शिवार असो, त्याला उबाठाचा विरोध. आणि या बंदरासाठी सुद्धा उबाठाचा विरोध आहे. लोकांना भडकवल्या जात आहे. आणि काही एजन्सीज मानवाधिकार आयोगाच्यासाठी किंवा मानवाधिकार आयोगाच्या निमित्तानं ज्याप्रमाणे नर्मदेवरच्या नर्मदा सागर प्रकल्पाला विरोध केला त्याप्रमाणे याच्यासाठी विरोधात सरसावत आहे. आणि म्हणून उबाटा असो किंवा बाकीचे कोणी असो, त्यांना माझी विनंती आहे की ही मोदीजीची विकसित भारताची पहल आहे ज्यामध्ये 12 लाख युवकांना रोजगार मिळणार आहे. आणि माझी विनंती राहणार आहे की उबाटा कोणाचं नाव असेल तर त्यांनी उभं राहायला हरकत नाही. परंतु उबाठा असं आहे की त्या उबाठाने सर्व महाराष्ट्र बर्बाद करण्याचं ठरवलं आहे. जलयुक्त शिवार असो, पाण्याची योजना असो, धरणाची योजना असो, जैतापूरचा अणुप्रकल्प असो, या सगळ्या गोष्टीला विरोध करणारं हे उबाठ आहे. आणि म्हणून लोकांनी सावध होणं आवश्यक आहे. कारण 12 लाख रोजगार मिळवून देणारं हे बंदर आहे ज्याच्यामुळं पालघर सारख्या ॲस्पिरेशनल ठिकाणी अतिशय चांगल्या तऱ्हेनं रोजगार मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, सभापती महोदय, उबाटा रेकॉर्डवरून काढल्या जात आहे. उबाटा हे अश्लील नाही, उबाटा असंसदीय नाही. उबाटा आणि त्यामुळं उबाटा हे कुठेच काढल्या जाऊ शकत नाही. आणि त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, सभापती महोदय, महत्वाची गोष्ट अशी की आज अग्निवीरच्या संदर्भात मी बोलणार आहे. कारण अग्निवीर ऐसा है सर, अग्निवीर ऐसा है कि जो पूरा भारत का संरक्षण का नक्शा बदलने वाला है. सभापति महोदय, आपको पता है कि संरक्षण की क्षमता बढ़ाना जरूरी है और संरक्षण की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके हर बजट में प्लीज ज्यादा एलोकेशन रखा जा रहा है. बजट के ऊपर बात करिए प्लीज, डोंट क्रिटिसाइज. ज्यादा एलोकेशन रखा जा रहा है. आज सभापति महोदय, स्पीक ऑन बजट प्लीज. सभापति महोदय, मैं बजट में बोल रहा हूँ. ये बजट में बोल रहा हूँ क्योंकि अग्निवीर के बारे में पूर्व अर्थमंत्री जिन्होंने बोला था कि हमारी सत्ता आएगी तो हम अग्निवीर निकाल डालेंगे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि यही अर्थमंत्री है कि जिन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए निगेटिव बोला था. यही अर्थमंत्री है कि जिन्हें बोला था कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन होता नहीं है. कल आरबीआई का रिपोर्ट है कि भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा देश, 1 नंबर का देश हो रहा है. ऐसी निगेटिव मानसिकता है, नकारात्मक मानसिकता है. और अग्निवीर के बारे में सोच ऐसी है कि पूरी फोर्सेस का उम्र, आज हमारी फोर्सेस की उम्र, एवरेज उम्र 37 ईयर्स है. सभापति महोदय, चुस्तीली फोर्स होनी चाहिए, यंग फोर्स होनी चाहिए. यूएस का एवरेज एज 23 है, पाकिस्तान का एवरेज एज 22 है, चाइना का एवरेज एज 22 to 23 है. और जब हमारी 37 है, कांग्रेस के काल में, यूपीए के काल में हर बार जब फोर्स की भर्ती होती थी तो 10,000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट कभी नहीं होता था. और 10,000 से कम जब रिक्रूटमेंट होता है तो 37 से एवरेज एज कभी कम नहीं हो सकती. सेंट्रल डिफेंस फोर्स
इन्होंने जो सुझाव दिया कि अग्निवीर के माध्यम से हम ज़्यादा भर्ती कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को ले सकते हैं और ज़्यादा लोगों को लेने के बाद में ये फोर्स की एवरेज एज कम हो सकती है। क्या ये नया है? 1947 से फौज में भर्ती होने वाले दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला और एक परमानेंट सर्विस कमीशन वाला। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला जो था वो 5 साल के लिए 10 साल के लिए रहता था, उसको भी ऑप्शन मिलता था कि वो परमानेंट सर्विस कमीशन में जाइए। मैं पूछना चाहता हूं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को कभी पेंशन मिली है? शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को कभी कैंटीन की सुविधा मिली है? कभी नहीं मिली। और शॉर्ट सर्विस वैसे ही जब वो ऑफिसर के लिए था वैसे ही कैडेट के लिए। आज आपको बताना चाहता हूं कि आज के डेट में आर्म फोर्सेस में 3 बार 40,000 का रिक्रूटमेंट हुआ, 1,20,000 का रिक्रूटमेंट हुआ। 2026 तक 1,75,000 का रिक्रूटमेंट हो रहा है। एयरफोर्स में 4,950 का रिक्रूटमेंट हुआ, नेवी में 3,875 का रिक्रूटमेंट हुआ। और ये अग्निवीर 17 से 21 के बीच में 10वीं पास हुआ, 45% उसको मार्क मिले तो अग्निवीर के लिए क्वालिफाई हो सकता है। आज नागपुर में शुरू हुए इंटरव्यू, नागपुर में 7,500 सेंट्रल जोन से अग्निवीर की भर्ती हो रही। हमारे गांव का बच्चा जो गरीब घर का बच्चा है, महाराष्ट्र की महार रेजिमेंट थी, महाराष्ट्र की मराठा रेजिमेंट थी, महाराष्ट्र में से कितने तो भी वीर निकलते हैं। ये बच्चा अच्छा हेल्दी बच्चा, 10 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा जब जाता है 4 साल वहां पे ट्रेनिंग पाएगा, 30,000 रुपये महीना मिलेगा। 21वें साल में या तो 25% बच्चे वो परमानेंट सर्विस में जाएंगे, जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन का था वैसे परमानेंट सर्विस कमीशन में जाएंगे। 75% बच्चे जो ट्रेन होंगे, जो डिसिप्लिन होंगे, जो डेडिकेटेड होंगे, वो सिविल सोसाइटी में आएंगे। ये अपने यहाँ ही नहीं है, इजराइल में है, यूएस में है, ब्रिटेन में है। ये 75% फोर्स ये भारत का रिजर्व फोर्स रहेगा, ये भारत का रिजर्व फोर्स रहेगा। अरे एक बच्चा जब वहां जाता है, आज सीएपीएफ है, सीआरपीएफ है, पुलिस का फोर्स है, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर है, उनकी भी कंपनियां हैं और वो चाहते हैं कि डिसिप्लिन और डेडिकेटेड लड़के मिलने चाहिए। और क्या झूठ बोलते, असत्य बोलते हैं, झूठ असंसदीय है, असत्य बोलते हैं कि ऐसा असत्य बोलते हैं कि वो शहीद होने के बाद में कुछ मिला नहीं। लेकिन डिफेंस के प्रवक्ता ने बोला कि 1 करोड़ रुपए वो डिसीज फैमिली को मिले। 18 लोग, आज तक 1,20,000 भर्ती हुई है, 18 लोग जो शहीद हुए उनको भी उनका मुआवजा मिला है और उनके ऊपर सभी को गर्व है। लेकिन फेक नैरेटिव फैलाते, मैं तो चक्रव्यूह, पद्मव्यूह बोलने वालों को बताना चाहता हूं कि देखो, जो कमल है दिखता है नाजुक, लेकिन कमल की डंडी, कमल का दांडा होता है मजबूत, और कमल के रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, वो फैलते हैं और बड़े ताकतवर रहते हैं। कमल को मत छोड़ो, मैं संवैधानिक चेतावनी दे रहा हूं कि कमल को मत छेड़ो। कमल को छेड़ेंगे, जितना कमल को छेड़ेंगे उतना दलदल में फंसते जाओगे, और दलदल में जितना उछल कूद करोगे, पानी में कर सकते हैं, दलदल में नहीं कर सकते। ज्यादा उछल कूद की दलदल में तो और गर्ते में जाओगे, पूरे डूब जाओगे, अंत पाओगे। सभापति महोदय, अग्निवीर के बारे में, सिर्फ किसानों के बारे में 2 मिनट बोलना है। जल्दी नहीं। सभापति महोदय, दलहन और तिलहन को आत्मनिर्भरता के लिए बजट में पहल की है, क्योंकि ये मोदी जी की सोच है विकसित भारत के लिए। 2018-22 में
दलहन में बढ़ोतरी पाई है 2018 से 22 तक, 2027 तक अनिल जी, आपका हम ऑयल समय और खत्म होते दलहन जा में रहा है। प्लीज आत्मनिर्भर हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की सोच है। वेजिटेबल्स के लिए इरिगेशन के प्रोजेक्ट पहले बार शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये मोदी जी की सोच है विकसित भारत के लिए। मैं आखिरी का मिनट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता समझती है और जनता जानती है कि मोदी को दूर करने की है आपकी आकांक्षा, लेकिन अफसोस है कि जनता को है मोदी से विकसित भारत की आशा। आप हो बिना भरोसे के, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप हो बिना भरोसे के, इसलिए जनता कर रही है आपकी उपेक्षा। कितना भी करो उछल कूद, आपके नसीब में आएगी बार बार निराशा। और इसलिए मैं ये दिशा देने वाले विकसित भारत के अर्थ संकल्प का स्वागत करता हूँ, अर्थ मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, और नरेंद्र जी मोदी लोगों की आशा है कि वो विकसित भारत पूर्णतः कर सकते हैं, इसलिए उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।